रहे हैं इस क्लास को। जी वेरी गुड मॉर्निंग। बस एक बार लास्ट क्लास में क्या हुआ था वो बता दीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। बताइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक बार वो बता दीजिए, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जी वेरी गुड मॉर्निंग मोहन, ज्योति, राजेश, बताइए फटाफट क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। शायद हम गुलाम वंश पढ़ रहे थे ना, और गुलाम वंश में भी हम बलबन को पढ़ रहे थे मेरे हिसाब से। तो देखिए जी, बलबन को पढ़ना था अभी, तो समझिए गुलाम वंश का 9वां शासक बलबन। बलबन 1266 से लेके 1286 तक बलबन का कार्यकाल रहेगा। बलबन 20 वर्ष प्रधानमंत्री बना रहता है और 20 वर्ष सुल्तान। तो इस प्रकार बलबन का खुद का कार्यकाल 40 साल का हो गया। ठीक है, देखिए जी, बलबन जब गद्दी पर बैठा तो कैपिटल इसकी भी दिल्ली होगी। तो जी ऐसा है, बलबन देखता है कि राजा की वैल्यू बिल्कुल जीरो है और राजा के अधिकारों को बढ़ाना पड़ेगा, राजा का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो बलबन ने गद्दी पर बैठते ही 2 नियम लागू कर दिए। सिजदा और पाबोस, 2 नियम लागू कर दिए बलबन ने, सिजदा और पाबोस। सिजदा का मतलब है झुक कर के सलाम करना, सिजदा का मतलब है सलाम करना। पाबोस का मतलब है पेट के बल चलना। और सुल्तान के पांव चूमना। पेट के बल चलना और सुल्तान के पांव चूमना, पाबोस का मतलब। सिजदा और पाबोस, ये 2 नियम लागू कर दिए बलबन ने कि कोई भी अगर दरबार में आएगा तो उसको, जी आपकी क्लास ओके जी पूजा, ये आज के लिए फ्री रहेगी, बस आज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। सिजदा का मतलब झुक कर के सलाम करो, पाबोस का मतलब पेट के बल चलो और पांव चूमो सुल्तान के। बलबन ने इसके अलावा नौरोज त्योहार शुरू किया भारत में। ये एक फारसी त्योहार है। नौरोज का त्योहार एक फारसी त्योहार है, बलबन ने शुरू किया। बलबन के टाइम पर एक खास बात होती है, जो तुर्कान ए चहलगान था ना, तुर्कान ए चहलगान नाम का एक संगठन जो कि इल्तुतमिश ने शुरू किया था। बलबन ने सोचा कि सारा काम यही देखते हैं, बस हमारी कोई वैल्यू नहीं है। और जब से मैंने देखा है ये संगठन बना है इल्तुतमिश के टाइम से, राजा के इतने नहीं चलती जितनी इन लोगों की चलती है। तो तुर्कान ए चहलगान को समाप्त कर दिया। बलबन ने तुर्कान ए चहलगान को समाप्त कर दिया, ये एक्शन लिए गद्दी पर बैठते ही। अब देखो, बलबन के टाइम पर मंगोल आक्रमण शुरू हो जाते हैं, वही मंगोलिया आ जाते हैं जहां से चंगेज खान आया था। मंगोल आक्रमण शुरू। बलबन के टाइम पर मंगोल आक्रमण शुरू हो गए। तो बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए
लोह व रक्त की नीति अपनाई। मंगोलों को रोकने के लिए लोह व रक्त की नीति अपनाई बलबन ने। इसके अलावा दुर्ग नीति अपनाई, और इसके अलावा एक विभाग बनवाया दीवान ए अर्ज। लोह व रक्त की नीति मतलब खून का बदला खून से लेना। वो यहां हमें मार के गए हैं, हम उनको मार के आएंगे। दुर्ग नीति यानी कि अपनी सीमाओं पर दुर्ग बनवाना, फोर्ट बनवाना। और दीवान अर्ज एक विभाग जो कि स्पेशल आर्मी का विभाग होगा, सैन्य विभाग होगा। इस विभाग का काम होगा मंगोलों से लड़ना। ये काम चल रहा था जी मंगोलों के साथ। तब 1285 में 1285 मंगोल आक्रमण में ही बलबन का बेटा महमूद मारा गया। बलबन का बेटा महमूद मारा गया मंगोल आक्रमण के अंदर। बलबन का बेटा महमूद। जब महमूद मारा गया तो बलबन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि गद्दी पर इसी को बैठना था। बाद में 1286 में बलबन ने अपने पौत्र यानी महमूद के बेटे को, बलबन ने अपने पोते को, जिसका नाम था खुसरो, खुसरो को सुल्तान बनाया। अगला शासक 10वें नंबर पे बना खुसरो, बलबन का पोता, महमूद का बेटा। खुसरो 1286 में गद्दी पर बैठा, 87 तक ही रहेगा महज। बलबन इसको गद्दी पर बैठाता है और 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है। बलबन की मृत्यु हो जाती है 1286 में। तब कैकुबाद ने खुसरो की हत्या कर दी। जैसे ही बलबन की डेथ हुई, कैकुबाद ने खुसरो की हत्या कर दी। और ये कैकुबाद कोई और नहीं, इन्हीं का फैमिली मेंबर है। 11वें नंबर पे ये बनेगा। अब मैं आपको बताऊंगा ये कैकुबाद है कौन। एक बार आप लोग बलबन को नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। 8 नंबर बैच में भी क्लास होगी, एक बार आप लोग इसको नोट कर लो, फटाफट कीजिएगा। बताइए जी। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताओ। नोट कीजिए अच्छे से बलबन को।
बताइएगा। गुड मॉर्निंग, करो फटाफट नोट। 11वें नंबर पे कैकोबाद बनेगा। अब मैं बताऊंगा कौन है कैकोबाद। थैंक यू जी, थैंक यू। हो गया क्या? लिखो यार, जल्दी लिखो। डन। चलिए जी, अब देखिए आगे। देखो, जो बलबन था ना, बलबन के दो बेटे थे, एक महमूद, एक बुगरा खां। महमूद का बेटा था खुसरो और बुगरा खां का बेटा था कैकोबाद। यानी कि ये भी बलबन का पोता है और ये भी बलबन का पोता है, यानी कि खुसरो के चाचा का लड़का। तो ये बेटा तो बलबन का पहले ही मारा गया था। उसके बाद बलबन के बाद गद्दी पर बैठता है 10वें नंबर पे खुसरो। खुसरो को मार के 11वें नंबर पे गद्दी पर बैठता है कैकोबाद। बलबन के बाद उसका पोता और फिर उसका कजन। समझ में आ गई बात? 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, 1 मिनट का टाइम। बताइए, ये बात समझ में आई? तो जी अब 11वें नंबर पे कैकोबाद गद्दी पर बैठ चुका है। ये भी टाइम पास के लिए आया था बस। 1287 से लेके 90 तक कैकोबाद गद्दी पे बैठा रहा। कैकोबाद को लकवा हो गया, पैरालाइज हो गया इसको। तब इसका 3 वर्ष का बेटा कैमूर्स 12वें नंबर पे सुल्तान बना। कैमूर्स को गद्दी पर बैठाया गया 1290 में। देखो, जब कैकोबाद को लकवा हो गया तो इसका एक सेनापति था जलाल खिलजी। जलाल खिलजी नामक एक सेनापति था। सेनापति ने कहा कि मैं संभाल लूंगा, इसको राजा बनाओ। ये राजा बना। कैकोबाद की मृत्यु हो गई। 1290 में जब कैमूर्स गद्दी पर बैठा तो महज 3 साल का ही था। जलाल खिलजी ने सोचा इसको कौन समझेगा। जलाल खिलजी ने इसकी हत्या करवा दी।
खुद जो इसका केयर टेकर था उसी ने इसको मरवा दिया। और अब जलाल खिलजी गद्दी पर बैठेगा एक नए वंश की शुरुआत करके, वो वंश होगा खिलजी वंश। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं हम, खिलजी वंश को हम पढ़ेंगे। बताइए जी। बताइएगा जी। समझ में आ गई बात? जी वेरी गुड मॉर्निंग। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हो गया? और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो, ये कमेंट्स जो है क्वेश्चन जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वही करें। टेक्निकल टीम है यहाँ पर, आपकी कमेंट जो है सामने स्क्रीन पे चलती है, सब पढ़ते हैं। तो जेन्युइन कमेंट ही करें आप लोग। हो गया? फटाफट बताओ। और अब देखते हैं जी खिलजी वंश। गुलाम वंश में 12 शासक थे, अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश। 12वां शासक था कैमूर्स। हो गया ना? चलिए जी। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश है। खिलजी वंश 1290 से लेके 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश। ये दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश होगा। दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश होगा खिलजी वंश, जो कि 1290 से लेके 1320, महज 30 साल तक चलेगा ये वंश। खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना जलाल खिलजी ने की, जो कि जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा। जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के नाम से गद्दी पर बैठा। 1290 से लेके 1296 तक 6 साल तक राज करेगा जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में
एक उदार शासक माना जाता है। उदार शासक था, बड़ा पोलाइट था। इसके अलावा इसको वृद्ध शासक भी कहें, ये बुजुर्ग भी था। ठीक है, जलाल खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की एक बेटी हुआ करती थी, मलिका ए जहां। मलिका ए जहां। और एक था भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी की एक बेटी थी मलिका जहां, और भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत क्रूर था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत क्रूर था, लालची था, ये सारे गुण इसके अंदर थे, और पढ़ा लिखा भी नहीं था। ये बहुत लालची था। तब होता क्या है, ये लोग दिल्ली में गद्दी संभालते हैं जी। इनकी कैपिटल भी क्या होती है, दिल्ली। दिल्ली राजधानी, गद्दी संभाली, और $1290 में ही, जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी ने गद्दी संभाली, कड़ा नाम की एक जगह है यूपी में, कड़ा यूपी में, कड़ा में विद्रोह हो गया। एक्चुअल में कड़ा का जो उस समय गवर्नर था ना, उसका नाम था मलिक छज्जू। मलिक छज्जू नाम के व्यक्ति ने कड़ा में विद्रोह कर दिया कि कड़ा अब मेरा है। कड़ा में विद्रोह हुआ। तब इस विद्रोह को शांत करने के लिए जलालुद्दीन ने इतनी बार सेनाएं भेजी दिल्ली से, लेकिन बात नहीं बनी। आखिर जलालुद्दीन खिलजी हार के कहता है कि जो इस कड़ा के विद्रोह को दूर कर देगा ना, मलिक छज्जू को जो मार देगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अलाउद्दीन ने कहा चाचा जी हम जाएंगे। तब 1290 से 92 अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन, कड़ा अभियान पर जाता है जी। कड़ा अभियान पर गया 1290 से 92, 2 साल तक कड़ा अभियान पे रहेगा, और वहां जाकर इसने मलिक छज्जू की हत्या कर दी। मलिक छज्जू की हत्या कर दी वहां जाकर के। जाते ही मार गिराया मलिक छज्जू को, उसकी गर्दन काट के दिल्ली ले आया, चाचा जी के सामने पेश कर दी। जलालुद्दीन इतना खुश हुआ कि मेरे भतीजे ने इतना बड़ा काम कर दिया। जलालुद्दीन ने अलाउद्दीन को कड़ा का गवर्नर बनाया जी। कड़ा का नया गवर्नर होगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन खिलजी सोच भी नहीं सकता था इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा। चाचा जी ने इसको कड़ा का गवर्नर बना दिया। अलाउद्दीन ने कहा चाचा जी आपने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, इसके लिए तो मैं धन्य हो गया, लेकिन आपने कहा था जो मांगोगे वो मिलेगा। कड़ा मैंने मांगा तो नहीं था, अब ये आपने मुझे दे दिया, ये तो मेरा है, जो मुझे चाहिए था वो भी दो। जलालुद्दीन ने कहा इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, अब भी मांगते हो, चलो मांगो। अलाउद्दीन ने कहा मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ, मलिका जहां। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा से उसकी ही बेटी का हाथ मांग लिया और मलिका जहां से शादी कर ली। तब अलाउद्दीन को कड़ा का गवर्नर बनाया गया और मलिका जहां से शादी करवाई गई। मलिका जहां से शादी करवाई गई अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है,
अलाउद्दीन खिलजी की शादी हो गई। अब जो अलाउद्दीन इसके दरबार में रहता था वो कड़ा का गवर्नर है। पहली घटना तो होती है जलालुद्दीन के समय में कड़ा में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को शांत किया उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद देखिएगा जी, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अच्छा, भारत पे पहला आक्रमण कब हुआ? 712 में हुआ था, याद है ना आप लोगों को? किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्यों किया था? सोना लूटने के लिए। कहाँ किया था? सिंध में किया था। सिंध में ही क्यों किया? क्योंकि तीन तरफ से तो अटैक हो ही नहीं सकते थे, अटैक सिर्फ एक दिशा से हो सकता था। ये बात क्लियर है, ठीक है जी, ये बात हम समझ गए। लेकिन 712 से लेके 1290 तक अब तक जो चल रहा था वो कहाँ चल रहा था? वो उत्तर भारत में ही चल रहा था। क्या हमने देखा कोई भी मुसलमान उत्तर में तो आ गए उस रास्ते से, दक्षिण में गया? कोई नहीं गया। साउथ से तो कोई आ ही नहीं सकता था और उत्तर से भी दक्षिण में कोई गया नहीं, क्योंकि बीच में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत भी तो आ गए ना, किसी ने जाने की कोशिश ही नहीं की। समझ में आ गई बात? यानी अब तक साउथ में कोई अटैक हुआ नहीं है। अच्छा, भारत पे अटैक हो क्यों रहे थे? सोने के लिए। साउथ में अब तक कोई अटैक नहीं हुआ, इसका मतलब भारत, साउथ इंडिया अभी भी सोने की चिड़िया है ना? तो साउथ में अभी भी सोना ही सोना था। और ये खबर अगर अलाउद्दीन को लग जाए तो जो काम अब तक किसी ने नहीं किया वो काम अलाउद्दीन करेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में देवगिरी पर हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी ने 1294 में देवगिरी पर हमला किया और ये देवगिरी आज के महाराष्ट्र में है। 1294 में देवगिरी पर हमला किया, इसका मतलब यही होगा दक्षिण भारत में पहला हमला। दक्षिण भारत में पहला हमला कब हुआ? 1294 में। किसने किया? अलाउद्दीन ने किया। उस समय देवगिरी का राजा था रामचंद्र। उस समय देवगिरी का राजा था रामचंद्र। तो ये भी पूछा जाएगा दक्षिण भारत पे पहला हमला कब हुआ था? देखो, भारत पे पहला हमला 712, दक्षिण में पहला हमला 1294 में। किसने किया? अलाउद्दीन ने। कहाँ किया? देवगिरी। देवगिरी का राजा कौन था? रामचंद्र। दक्षिण भारत में इससे पहले कोई हमला हुआ ही नहीं था। पहली बार किस राजा के समय में दक्षिण में हमले होते हैं आकर के? जलालुद्दीन के समय में। ये बात याद रखना। हमला किया तो अलाउद्दीन खिलजी ने है, लेकिन उस समय राजा कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन के समय में 1294 में दक्षिण भारत के देवगिरी पर पहला हमला अलाउद्दीन ने किया। जलालुद्दीन के समय में हमला अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अपार मात्रा में धन संपत्ति लूट के लाया जी, इतना सोना चांदी लूट के लाया और सारा का सारा धन लूट करके कड़ा ले गया। खबर तक नहीं दी अपने चाचा को, कड़ा में ले गया सोना, ठीक है। और जब चाचा जी को खबर लगी तो बहुत गुस्सा आया चाचा जी को कि मेरा भतीजा कड़ा का गवर्नर तो क्या बना दिया, कड़ा से निकलकर सीधा देवगिरी जा रहा है, लूटपाट कर रहा है, मेरे से पूछा भी नहीं। जलालुद्दीन इसका बदला लेगा। एक बार यहाँ तक नोट करो, मुझे बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो, अगर यहाँ तक कोई समस्या अगर आप लोगों को आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा दिया है यहाँ तक। कीजिएगा कमेंट, बताइएगा सारे।
वेरी गुड। हाँ लिखिए, बाकी लोग भी लिखिए। जी, सब कुछ क्लियर है ना। जलालुद्दीन खिलजी का कार्यकाल हमने देखा, जिसमें 6 साल के अंदर 2 ही काम हुए। कड़ा विद्रोह को शांत किया गया और देवगिरी पे अटैक किया। दोनों काम अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। वेरी गुड, फटाफट बताओ। अब देखिए, कर लिया ना नोट इस बात का कि देवगिरी पे हमला हुआ। जलालुद्दीन खिलजी को 2 साल बाद पता लगा। तब जलालुद्दीन खिलजी, ये मैंने जे के लिख दिया, यानी जलालुद्दीन खिलजी राजा 1296 में अटैक करता है कड़ा में। अलाउद्दीन के पास आया। अलाउद्दीन ने कहा आइए चाचा जी। जलालुद्दीन ने कहा आ तो गया, लेकिन ये बताओ देवगिरी गए थे, तुमने बताया भी नहीं, बिना पूछे बगावत करने की कोशिश। अलाउद्दीन ने कहा चाचा जी सब कुछ आपके लिए तो लाया हूँ, अगर मेरे लिए लाया है तो दिल्ली क्यों नहीं लाया, कड़ा में क्यों ले आया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो गलती की, जलालुद्दीन ने कहा माफ़ी मांगो। अलाउद्दीन ने माफ़ी मांगने की एक्टिंग की। अलाउद्दीन ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करवा दी। अपने चाचा का काम करवा दिया जी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी 1296 और खुद सुल्तान बन गया। अब तक जो कड़ा का गवर्नर था अलाउद्दीन, वो बना दिल्ली का सुल्तान। अपने ही चाचा को मरवा के खुद गद्दी पर बैठ गया। इतिहासकार तो ऐसे बताते हैं इतना जालिम था कि गर्दन कट के ज़मीन पे भी नहीं गिरी थी, हवा में लहराती हुई गर्दन से मुकुट उठाया और अपने सिर पे पहन लिया। सोचिए कितना खतरनाक था। अब तक जो कड़ा का गवर्नर था वो बना दिल्ली का सुल्तान। सोचिए हम लोगों ने 6 साल का कार्यकाल पढ़ा है, 6 साल में हमें लगा ही नहीं कि हम जलालुद्दीन को पढ़ रहे थे, हमें लगा हम अलाउद्दीन को पढ़ रहे थे, जबकि वो तो अब तक राजा ही नहीं बनाए। जलालुद्दीन के कार्यकाल में जब इतना पॉपुलर हो सकता है तो वो राजा बनेगा तो क्या नहीं करेगा। अब हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ेंगे। यहाँ तक सिर्फ जलालुद्दीन खिलजी था। फटाफट नोट करो इस घटना को भी, और उसके बाद देखना अलाउद्दीन खिलजी।
बताइए। सब कुछ समझ गए? डन लिखें सारे के सारे और उसके बाद हम चलते हैं आगे। हो गया? चलिए जी, अब देखिए आगे। अगला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा शासक। अलाउद्दीन खिलजी। बारह सौ 96 से लेके 1316 अलाउद्दीन खिलजी ने राज किया। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसप। अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, या फिर अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर ए सनी भी कहा जाता है। दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सनी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक राज करेगा। देखिएगा जी, अलाउद्दीन खिलजी के पहले तो हम कार्य देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इसके अभियान। हमें इसके कार्य और अभियान पढ़ने होंगे, पहले हम इसके कार्य देखते हैं। देखिए जी, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना शुरू की। बताऊंगा क्या होता है। नकद वेतन देना शुरू किया। बाजार नियंत्रण, गुप्तचर, दाग प्रथा, हुलिया प्रथा, चराई व गड़ी नाम के 2 टैक्स, अलाई दरवाज़ा। दिल्ली में एक जगह है अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, हौज खास, और इसके अलावा सिरी फोर्ट, सिरी का किला। ये सारे काम अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए। मेरी बात ध्यान से समझ लो क्या है। देखो, स्थायी सेना
सेना को फिक्स कर दिया, कितने पैदल होंगे, कितने हाथी पे होंगे, कितने घोड़े पे, नकद वेतन, कैश देना शुरू कर दिया। सेना में अब कैश मिलेगा, पहले इक्तादारी इस्तेमाल होती थी। बाजार नियंत्रण, बाजार को कंट्रोल में ले आया, सारे रेट खुद फिक्स करेगा। गुप्तचर विभाग बनवाए, खुफिया विभाग बनवाए। दाग प्रथा, घोड़ों पर दाग, दिल्ली सल्तनत में जितने भी घोड़े थे ना, घोड़ों पर दाग लगवाने शुरू किए इसने। हुलिया प्रथा, सिपाहियों का हुलिया बनवाया पहचान के लिए। चराई जो है वो पशुओं पर लगने वाला टैक्स, और गड़ी जो है घरों पर लगने वाला टैक्स। अलाई दरवाजा, दिल्ली में एक अलाई दरवाजा बनाया। अलाई मीनार, कुतुब मीनार के बगल में एक मीनार खड़ी करवाई। चाहता था उससे भी लंबी बनवाना, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत हो पाई इसकी। ये हौज खास एक वाटर टैंक है, इसके आसपास कुछ बिल्डिंग है, और सिरी फोर्ट एक किला है। ये सारी इमारतें इसने दिल्ली में बनवाई है। ये अलाउद्दीन खिलजी के कार्य हैं। एक बार आप लोग यहां तक नोट करो फटाफट। हौज खास तो सर बदमाशी का अड्डा है, तो फिर बनवाया भी तो अलाउद्दीन खिलजी ने है ना। बार वगैरह है वहाँ पे। अब बताइएगा। कोई समस्या? हाँ कीजिए कीजिए। ये सारे दिल्ली में जो इमारतें हैं, और ये तो काम दरबार में हो ही जाएंगे, ठीक है। करो नोट फटाफट। अलाउद्दीन खिलजी को हमें दो भागों में पढ़ना है, कार्यकाल और इसके अभियान, ठीक है। कार्यकाल, कार्य हम लोगों ने इसके देख लिए हैं, और अभियान अब हम देखेंगे यहाँ तक। जी बताइए, किसी को समस्या है तो? कोई दिक्कत है तो किसी को?
पूछना है कुछ? कहाँ गए सब लोग? कमेंट करो फटाफट। हौज खास क्या है? हौज खास अलाउद्दीन खिलजी ने एक वाटर टैंक बनाया था, एक तालाब, हौज तालाब, और अब उस एरिया को इतना पॉपुलर कर दिया गया, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है दिल्ली में अब। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ? तो देखिए जी, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं अलाउद्दीन खिलजी के कार्य। अलाउद्दीन ने स्थायी सेना को फिक्स कर दिया, कितने पैदल होंगे, कितने हाथी पे होंगे, कितने घोड़े पे होंगे। नगद वेतन, कैश देना शुरू कर दिया कि भाई पैसा मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगी अब। ठीक है, इसके अलावा बाजार नियंत्रण, बाजार को कंट्रोल में ले आया अलाउद्दीन खिलजी। दाल कितने में बिकेगी, आलू कितने में बिकेंगे, सबका रेट फिक्स कर दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। गुप्तचर विभाग, गुप्तचर छोड़ दिए, खुफिया जानकारी लाओ, कौन राजा के बारे में क्या सोचता है, मार्केट में क्या चल रहा है। दाग प्रथा, घोड़ों पे दाग लगवाया। हुलिया प्रथा, सिपाहियों का स्केच बनवाया, हुलिया बनवाया। चराई व गड़ी नाम के 2 टैक्स लगाए। चराई जो है पशुओं पे लगने वाला टैक्स, गड़ी जो है वो घरों पे लगने वाला टैक्स। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार, हौज खास और श्री फोर्ट, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया है। अब तक हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के सिर्फ कार्य पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। क्या यहाँ तक सारे के सारे कमेंट कर दो एक बार फटाफट, फिर आगे चलेंगे हम। कीजिएगा कमेंट सारे के सारे। बताइएगा क्या किसी को कोई दिक्कत है? बताइए फटाफट। क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना है, पूछना चाहते हैं कुछ? बताइए जी। नहीं पूछना तो चलिए फिर आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर में मिलेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को लेकर के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं हम अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।